दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही अच्छा एक पैराग्राफ है। और ये जो पैराग्राफ है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यदि आपको कोई पैराग्राफ बनाना हो या फिर आपको कोई टॉपिक लिखना हो तो उसके अंदर आपको इस पैराग्राफ की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि इस पैराग्राफ को वह बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जो आज का पैराग्राफ है ये पास्ट में है, तो जब आप कोई भी टॉपिक बनाएंगे या फिर आप पैराग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपको एक अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम पास्ट में जब कोई टॉपिक बनाते हैं फिर पैराग्राफ बनाते हैं तो हम किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है हाउ आई कॉट आ थीफ। दोस्तों, ये कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, और ये पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। हाउ आई कॉट अ थीफ मतलब मैंने एक चोर को कैसे पकड़ा। थीफ मतलब चोर। तो दोस्तों, ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक वर्ड को और एक एक ग्रामर के स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करूँगा, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आई वॉज एन एक्सपर्ट थीफ कैचर व्हेन आई एक्चुअली कॉट वन लास्ट नाइट। क्या मतलब हुआ? आई वॉज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी काम में बहुत ज़्यादा दक्ष होना, और थीफ कैचर का मतलब होता है चोर पकड़ने वाला। आई वॉज एन एक्सपर्ट थीफ कैचर मतलब मैं एक दक्ष चोर पकड़ने वाला था। व्हेन जब आई एक्चुअली कॉट जब मैंने वास्तव में पकड़ा। वन लास्ट नाइट मतलब जब मैंने एक को पिछली रात पकड़ा। इट सो हैपेंड लास्ट नाइट that I went to bed a little earlier and got good sleep। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इट सो हैपेंड मतलब कि ऐसा हुआ। लास्ट नाइट पिछली रात। दैट की आई वेंट टू बेड, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। आई वेंट टू बेड मतलब कि मैं बिस्तर पर चला गया। अ लिटिल अर्लियर थोड़ा पहले। एंड गॉट गुड स्लीप और मुझे अच्छी नींद मिली। आगे देखिए। एट अबाउट मिड नाइट आई हर्ड सम सबड्यूड साउंड्स इन माई एडजॉइनिंग रूम। दोस्तों, एट अबाउट मिड नाइट मतलब आधी रात। एट अबाउट मिड नाइट मतलब करीब आधी रात में। आई हर्ड, और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। हियर का मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है। आई हर्ड मैंने सुनी। सम सबड्यूड साउंड, सबड्यूड का मतलब दबी हुई। सम सबड्यूड साउंड्स मतलब कुछ दबी हुई आवाज़ों को सुना। इन माई एडजॉइनिंग रूम, एडजॉइनिंग मतलब सटा हुआ। इन माई एडजॉइनिंग रूम मतलब अपने बराबर वाले सटे हुए कमरे से। इट वॉज माई फादर्स रूम। दोस्तों, यहाँ फादर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का वहाँ यूज़ किया जाता है। इट वॉज माई फादर्स रूम मतलब कि क्या हुआ इस लाइन का कि ये मेरे पिता का कमरा था। माई फादर हैड गॉन ऑन आ 1 वीक टूर। और दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तब वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो क्या अर्थ हुआ? माई फादर हैड गॉन ऑन अ 1 वीक टूर मतलब मेरे पिता एक हफ्ते के टूर पर, एक हफ्ते की यात्रा पर गए हुए थे। चलिए आगे देखिए। I looked through the crevice in the door। दोस्तों, क्रेविस एक नाउन है जिसका मतलब होता है दरार या झिरी। उसे क्रेविस कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। लुक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के माध्यम से देखना। तो क्या अर्थ हुआ? आई लुक्ड थ्रू द क्रेविस इन द डोर मतलब मैंने दरवाजे की झिरी से देखा। द बीम्स ऑफ मून लाइट वर एंटरिंग द रूम। द बीम्स जो किरणें थी ऑफ मून किसकी? चांद की।
मून लाइट मतलब कि चंद्रमा की रोशनी की, वर एंटरिंग द रूम, वो रूम में, कमरे में प्रवेश कर रही थी। सो इसलिए द इनसाइड ऑफ द रूम, जो इनसाइड था मतलब जो अंदरूनी हिस्सा था, इनसाइड ऑफ द रूम वॉज पार्शियली विजिबल। दोस्तों पार्शियली का मतलब था आंशिक रूप से थोड़ा सा, और विजिबल का मतलब जिसे हम देख सकें, और ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द इनसाइड ऑफ द रूम वॉज पार्शियली विजिबल, इसलिए कमरे का जो अंदर का इनसाइड था मतलब कि जो अंदर की तरफ का कमरा था, अंदरूनी भाग था, ऑफ द रूम वॉज पार्शियली विजिबल, वो आंशिक रूप से दिख रहा था, मतलब वो देखने के योग्य था। आगे देखिए, आई वॉज एट फर्स्ट हॉरिफाइड टू सी अ थीफ। और दोस्तों हॉरिफाइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, भयभीत हो जाना। आई वॉज एट फर्स्ट हॉरिफाइड टू सी अ थीफ मतलब पहले तो मैं एक चोर को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। He was gathering currency notes from the almirah of my father। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और दोस्तों ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही वॉज गैदरिंग करेंसी नोट्स मतलब है पैसों को, नोट को, एक करेंसी नोट्स का मतलब होता है नोट, जो हमारे पास पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उन्हें करेंसी नोट्स कहा जाता है। ही वॉज गैदरिंग करेंसी नोट्स मतलब वो पैसों को, नोट को इकट्ठा कर रहा था। फ्रॉम द अलमीरा ऑफ माई फादर, मेरे पिता की अलमारी से। द लॉक ऑफ विच ही हैड ब्रोकन, जिसका ताला उसने तोड़ा था, ब्रोक ओपन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज गैदरिंग करेंसी नोट्स फ्रॉम द अलमीरा ऑफ माई फादर मतलब वह मेरे पिता की अलमारी से नोट इकट्ठे कर रहा था। द लॉक ऑफ विच ही हैड ब्रोकन ओपन, जिसका ताला उसने तोड़कर खोला था। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, ब्रेक ओपन का मतलब होता है तोड़कर कुछ खोलना, और ये थर्ड फॉर्म है ब्रोकन ओपन। माई मदर वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज के साथ फोर्थ में लगाई गई है। माई मदर वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, मेरी मम्मी मेरी माँ मेरे कमरे में सो रही थी। आई वोकर हप, और दोस्तों वेकअप का मतलब जगाना, और ये सेकंड फॉर्म है। आई वोकर हप नॉइजलेसली, और नॉइजलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिना शोर किए। तो क्या अर्थ हुआ? आई वोकर हप नॉइजलेसली मतलब मैंने उन्हें बिना शोर किए जगाया। एंड टोल्ड हर, और उनको बताया, अबाउट द थीफ, चोर के बारे में। इन ए हश्ड वॉइस, और दोस्तों हश्ड का मतलब दबी हुई, इन ए हश्ड वॉइस एक दबी हो आवाज़ में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई वोक हर अप नॉइजलेसली, मैंने उन्हें बिना आवाज़ किए उठाया। एंड टोल्ड हर अबाउट द थीफ, और उन्हें चोर के बारे में बताया, इन अ हश्ड वॉइस एक दबी हुई आवाज़ में। आगे देखिए, I took courage and went out in the veranda through the door of my room। क्या अर्थ हुआ? I took courage मतलब मैंने साहस लिया, और टेक की सेकंड फॉर्म में took जिसका मतलब लेना, courage मतलब साहस या हिम्मत। I took courage मतलब मैंने साहस लिया। and went out और बाहर गया, in the veranda बरांडा में गया, through the door of my room अपने दरवाजे के, अपने कमरे के दरवाजे के माध्यम से। एंड लॉक्ड माई फादर्स रूम, और अपने पिता के कमरे को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आगे देखिए, आई ऑल्सो लॉक्ड द आउटर गेट ऑफ द हाउस, और जो आउटर गेट था मतलब जो बाहर की तरफ का दरवाज़ा था कमरे का, आई ऑल्सो लॉक्ड द आउटर गेट ऑफ द हाउस मतलब मैंने घर के बाहरी दरवाजे को भी बंद कर दिया। सो दैट, ताकि, इवन इफ द थीफ केम आउट की, यदि चोर बाहर भी आए, ऑफ द विंडो, विंडो से मतलब खिड़की से बाहर भी आए, द ग्रिल ऑफ विच ही हैड ब्रोकन, जिसकी ग्रिल को उसने तोड़ा था, टू एंटर माई फादर्स रूम, मेरे पिता के कमरे में घुसने के लिए, ही शुड नॉट बी एबल टू रन अवे, उसे भाग नहीं पाना चाहिए। और दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर चाहिए के साथ एबल टू को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड बी एबल टू का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही शुड नॉट बी एबल टू रन अवे, उसे भाग नहीं पाना चाहिए। आगे देखिए, देन फिर आई टुक माई मदर आउटसाइड इन द बरांडा, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म में टुक। आई टुक माई मदर आउटसाइड, मैं अपनी माँ को बाहर ले गया, इन द बरांडा, बरांडा में। एंड लॉक्ड ऑल द डोर्स फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से, आउटसाइड मतलब बाहर से, सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। वी रेज्ड एन अलार्म, रेज एन अलार्म का मतलब होता है शोर मचाना।
वी रेज्ड एन अलार्म, और हमने शोर मचा दिया। आगे देखिए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट भी कर सकते हैं। रेज एन अलार्म का मतलब होता है शोर मचाना, खासकर जब कोई संकट हो और जब हम चेतावनी के लिए शोर करें तो वहाँ पर रेज एन अलार्म का प्रयोग किया जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे देखिए। A large number of our neighbors came and stood outside the gate of our house। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, कम की सेकंड फॉर्म में केम। अ लार्ज नंबर ऑफ आवर नेबर्स मतलब केम एंड स्टूड आउटसाइड द गेट ऑफ आवर हाउस मतलब जो एक बड़ी संख्या जो हमारे पड़ोसियों की थी। अ लार्ज नंबर ऑफ आवर नेबर्स मतलब हमारे बड़ी संख्या में हमारे पड़ोसी आ गए, एंड स्टूड और वो खड़े हो गए, आउटसाइड द गेट ऑफ आवर हाउस हमारे घर के दरवाजे के बाहर वो खड़े हो गए। और दोस्तों ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बड़ी संख्या में हमारे पड़ोसी आ गए और वो हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। नाउ अब आई ओपन द गेट, अब मैंने दरवाजे को खोला, एंड केम आउट और बाहर आ गया, विद माई मदर अपनी माँ के साथ। देन फिर आई लॉक्ड द गेट फ्रॉम आउटसाइड, फिर मैंने गेट को दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। देयर आफ्टर मतलब कि उसके बाद आई रैंग अप द पुलिस। और दोस्तों रैंग अप का मतलब होता है, रिंग अप का मतलब कॉल करना, और ये सेकंड फॉर्म है। देयर आफ्टर आई रैंग अप द पुलिस, उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया। द पुलिस अराइव्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स। अराइव मतलब आना, और ये सेकंड फॉर्म है। द पुलिस अराइव्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स मतलब पुलिस कुछ मिनटों के अंदर आ गई। द थीफ वॉज कॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। माई ब्रेवरी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज अप्रिशिएटेड। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। माई ब्रेवरी, और दोस्तों ब्रेवरी को आप नोट कर लीजिए, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है वीरता, बहादुरी, उसे ब्रेवरी कहा जाता है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है त्वरित बुद्धि। इस तरह की आपकी बुद्धि की जब आप किसी भी समय अपने त्वरित बुद्धि का यूज़ करें, जब आपको कोई भी इस तरह का सामना करना पड़े कि संकट का, और आप बिना घबराए अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करते हैं, तो उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। तो इसकी हिंदी क्या हुई? माई ब्रेवरी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज अप्रिशिएटेड, मतलब मेरी बहादुरी और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, मतलब जो मेरी त्वरित बुद्धि थी, उसको अप्रिशिएट किया गया। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा की गई, सराहना की गई। आई वॉज गिवन अ प्राइज, मुझे एक प्राइज़ दिया गया। बाय सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। एट एन इम्प्रेसिव सेरेमनी, एक इम्प्रेसिव, एक बहुत अच्छी समारोह में मुझे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा एक प्राइज़ दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के माध्यम से आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि हम टॉपिक को किस तरह से बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू गाइज ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट whenever you want to make a paragraph or whenever you want to make a topic which belongs to past, there you need to use past indefinite. Most of the sentences which you gonna use in your topic or in paragraph, they will come from past indefinite. So it is very simple. When you make a topic, just you have to be very careful with your second form, because when you make a topic in past indefinite, most of the time you will come across affirmative sentences. There you need to use second form, and if you do not make the affirmative, if you want to make the negative or interrogative, there you need to use only the first form. So guys, that's it for today. If you really enjoyed and if you learned something new, it's my request, do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed yet. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.